Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing ARK 9. Dear all, we are going to start a very interesting section. जी हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयरहोल्डर राइट्स में हम लोग अभी तक काफी सारी बातें कवर कर चुके हैं. आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. जी हाँ, इसमें हम लोग और भी नए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीखने वाले हैं. ऑफ कोर्स आप लोग देख रहे हैं क्या प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज. सेबी के रिसर्च एनालिस्ट के रेगुलेशन नंबर 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज पी के अंदर रिसर्च एनालिस्ट की डेफिनेशन में प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज को लेकर डेफिनेशन प्रोवाइड किया हुआ है. और क्या है वो अभी इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एग्जाम में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो ना हो, बट कहीं ना कहीं अभी मैं बताने वाला हूं कि यही प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज कंट्रोवर्सी में भी रही थी. सर होती क्या है एक बार ये तो बता दीजिएगा. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने पहले सुना होगा या पढ़ा होगा, बट यहां डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में. ये फर्म्स जैसे मैंने बताया कि सेबी के रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस के अंदर रेगुलेशन नंबर 2 क्या देखिएगा, क्लॉज 1 रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज पी के अंदर डिफाइन है. पर है क्या ये वही डिस्कस करने वाले हैं. सो डियर ऑल याद रखिएगा, इस सेशन के अंदर सिर्फ प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज को ही डिस्कस नहीं करूंगा. इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जी हाँ, सब्सिडरी को लेकर, जी हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सब्सिडरी और ग्रुप ऑफ एंटिटीज में कैसे वर्क करेगा, क्या क्या याद रखिएगा. सेबी एलओडीआर के रेगुलेशंस हैं जो कि मैंडेटरी हैं, जो फॉलो करने पड़ेंगे लिस्टेड एंटिटीज को अगर उनकी कोई अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरीज हैं. सारी एस्पेक्ट इस सेशन में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ध्यान से अच्छे से देखिएगा. Alright, so let's understand. अगर हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर राइट्स के अंदर, वहां हम बात कर रहे हैं, आप याद रखिएगा पहले कई सारे पार्ट हमने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी, हमने अवेलेबल हैं. ठीक है, तो आप जाके एक बार देख लीजिएगा. अगर नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख लीजिएगा. बाकी ये टॉपिक एकदम अलग है, अगर नहीं देखा है तो यहां पर समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है. जब मैं बात कर रहा हूं प्रॉक्सी, आपने नाम सुना प्रॉक्सी एडवाइजरी, मतलब अभी सिंपल सा बात है, ये क्या करने वाली है एंटिटी. बेसिकली ये फर्म क्या करेगी, ये फर्म है ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को, जी हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स को उनके वोटिंग डिसीजंस के लिए हेल्प करेगी. कि सर वोटिंग डिसीजन हेल्प करेगी, ऑफ कोर्स समझेगा. एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है लाइक म्यूचुअल फंड, उसने किसी कॉर्पोरेट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर. अब यहाँ क्वेश्चन अराइज याद आता है कि मान लीजिएगा, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये मल्टीपल कंपनीज के अंदर बिजनेस में ऑफ कोर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मल्टीपल कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं. तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एक्सपर्ट फर्म ध्यान से देखिएगा, ऐसी एक्सपर्ट फर्म जो कंपनी के डेटास को एनालिसिस कर सके, समझे, स्टडी करे और फिर इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर्स को एडवाइस करे रिगार्डिंग द वोटिंग्स. क्योंकि आप लोग जानते हैं अच्छे से कि ये जो वोटिंग प्रोसेस है ना, ये कंपनी के ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए होता है. अब मान लीजिएगा एक शेयर होल्डर है, उसे एग्जैक्टली एक डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल तो है उसके पास मान लीजिएगा, बट वो प्रॉपरली उसे रिसर्च या डिटेल एनालिसिस नहीं कर पा रहा है. और क्योंकि उससे अपनी कोर जो बिजनेस एक्टिविटी है उस पे फोकस ना करके क्या वो इन डेटास पे एनालिसिस करे, तो ये काम कहीं ना कहीं प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज से कंपनीज लेती हैं. इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही वेल याद देखिएगा, ये फेमस कॉन्सेप्ट है. मैं भी बताऊंगा इसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया में कौन कौन सी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स हैं जो इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या देखिए शेयर होल्डर्स को एडवाइस करती है रिगार्डिंग देयर वोटिंग्स. जैसे एग्जांपल पे मान लीजिएगा एक एजेंडा का आइटम है जिसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, एक जनरल मीटिंग के अंदर, और किस मैटर पे करेगी, जो मैटर एजीएम में या फिर ईजीएम में डिस्कस होंगे. अब एजीएम और ईजीएम के अंदर आप लोग मेरे बात को समझ गए होंगे कि जहां शेयर होल्डर्स की आपको डिसीजन लेना है, उनसे शेयर होल्डर डिसीजन लेंगे, उनका आपको अप्रूवल चाहिए. तो शेयर होल्डर्स चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों या हम बात करें शेयर होल्डर्स हों, आई होप डिफरेंसेस आपको पता होंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स के अंदर. तो अब क्या होगा कि जो प्रपोजल रखा गया है, कहां पर प्रपोजल रखा आपने, एजीएम में, ईजीएम में, जब इनकी वोटिंग की बात आएगी तो आप देखिएगा सर एक बात समझेगा, एडवाइजरी सर्विसेज कंपनी को ये कंटिन्यूस देगा. ऑलराइट, तो अब देखो ध्यान से समझते हैं. इंडिया में अगर मैं बात करूं, इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर, सो देयर नंबर ऑफ, यू नो व्हाट,
एडवाइजरी सर्विसेज फर्म्स, देखिए यूएस की अगर बात करूं, एगन जॉन्स प्रॉक्सी सर्विसेज यूएस बेस्ड है, बहुत फेमस है ये भी। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सर्विसेज, मिनर्वा एनालिस्ट ऑफ कोर्स इंडिया की फर्म है ये। मिनर्वा समझते हैं, सरस्वती की देवी का नाम, जी हाँ सरस्वती देवी का नाम है, विद्या की देवी, मिनर्वा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये भी बहुत फेमस रहा है। कंटेनर्स या फर्स्ट कंट्रोवर्सी में भी था, कई बार कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर जब डिसीजन लेने की बात आई थी तो कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज मिली हुई है, कई कंट्रोवर्सी से रिलेटेड आएंगे। नो द पॉइंट इज दैट हियर ऑल व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जितने भी प्रॉक्सी एडवाइस सर्विसेज फर्म्स हैं बेसिकली इनका कोर फोकस क्या है? फोकस ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के होल्डर्स को हेल्प करेंगे रिगार्डिंग देयर वोटिंग्स, ऑलराइट, जो भी वोटिंग एक्सरसाइज होती होगी। अब वो वोटिंग किससे रिलेटेड हो सकती है? मर्जर को लेके वोटिंग आपको चाहिए, एक्विजिशन को लेकर हो सकती है, या बात करेंगे जब भी आप यू नो व्हाट सीईओ पेमेंट्स की बात होगी, टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन राइज होंगे, जहां पर भी शेयर होल्डर्स अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे थ्रू वोटिंग एट एजीएम और ईजीएम, वहां पर प्रॉक्सी एडवाइस सर्विसेज उन्हें हेल्प करेगी और वो डेटा कलेक्ट करती है कंपनी के सारा, उसको एनालिसिस करती है, देन उसकी सर्विसेज को फिर उसके बाद में इंटीमेट करती है किसको? शेयर होल्डर्स को, कि आपको रिगार्डिंग दिस कि आप किस तरह का वोट लेना चाहिए। तो एक अगर सिंपल वर्ड बोले तो रिकमेंडेशन देती है ये कि सर ये हमारी रिकमेंडेशन है आपको डिसीजन रिगार्डिंग दिस प्रपोजल, क्योंकि प्रपोजल आप लोग समझ रहे हैं ना। देखो एक एग्जांपल से दिखाते हैं आपको, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको हम शो करता हूं ताकि आपको इस पर ज्यादा क्लैरिटी आए। इंडिया इसके अलावा एक रिसर्च भी हुआ था, उस रिसर्च पेपर के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया, देखिएगा अगर हम यहां ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहां पर एडवाइजरी एंड इफेक्ट्स, देखो एग्जांपल कंपनी यहाँ पे जैसे अलग अलग आप कंपनीज के नेम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल हम रेमंड लेते हैं, रेमंड में 5 जून 2017 को एक प्रपोजल रखा गया, एजेंडा का आइटम था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसमें 97.68% इसके अगेंस्ट वोट आए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के। अब सर ये कैसे आए? जब शेयर होल्डर वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, इंस्टीट्यूशन वेल इन्फॉर्म्ड होंगे कि क्या प्रपोजल रखा जा रहा है और उस प्रपोजल के अगेंस्ट या फेवर या उसके अगेंस्ट उनको अगर डिसीजन लेना है तो याद देखिएगा यहाँ पर एडवाइजरी सर्विसेज अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। यहाँ डिफरेंट ऑफ कंपनीज आप देखिएगा, ये डेटा या देखिएगा आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए। जेकेएन बैंक है, हिंदुजा ग्लोबल है, फिनोलैक्स केबल्स हैं, इन सारे ट्रांजैक्शन में देखो अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लेके, इसॉप्स को लेके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, वेवर ऑफ एक्सेस रिम्यूनरेशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये सारे के सारे वो ट्रांजैक्शंस हैं जो बेसिकली याद देखिएगा जिनमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नेसेसरी होती है। और शेयर होल्डर अप्रूवल कैसे देगा? अपना बाय वोट एक्सरसाइज नहीं वोट्स। तो यहां जब हम कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहे हैं तो हम देखेंगे बेटा कि यहां इसका रोल क्या है, प्रॉक्सी एडवाइस फर्म का मेन रोल यही है। आइए एक बार देखते हैं फटाफट से। Proxy advisory firms are independent research outfits that evaluates the pro and cons of the corporate matters such as mergers, acquisitions, top appointments, CEO pay. और ये सब में कहां अप्रूवल लगता है? किसका लगता है? शेयरहोल्डर्स का अप्रूवल लगता है एजीएम के अंदर। तो ये कॉर्पोरेट मैटर्स को जब भी आप देखिएगा मीटिंग होगा, मीटिंग में कोई एजेंडा का आइटम डिस्कस किया जाएगा, जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए इस कंपनी ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं या कार्डेल पाटिल देव कंपनी के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर है, प्लीज पे अटेंशन, आप जो ट्रांजैक्शन को कंसीडर कीजिएगा, कंपनी नेम के साथ में डेट देखिएगा और यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो इस तरह के इफेक्ट्स आए हैं, अब मैंने बोला ना कहीं कंट्रोवर्सी भी बाद में राइज हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि एडवाइजरी किसी कड़ी पड़ी बड़े किसी कॉर्पोरेट घराने के कहने पर कंट्रोल हो रही है, ऐसा नहीं है। बट कई बार ये होता है कि एक बेटर डिसीजन निकल के इवैल्यूएट होता है। देखिए which shareholders are expected to vote in AGM, जैसे मैटर जो मर्जर से रिलेटेड है, एक्विजिशन से रिलेटेड है, टॉप अपॉइंटमेंट से लेकर सीईओ के पे को लेकर है, और कोर्ट कन्वेंट मीटिंग्स। These firms engage in heavy duty analysis of the major transactions that are put to vote and produce detailed reports advising shareholders on how they should swing to safeguards against their interests. Proxy advisory firm charge fees to investors and provide regular independent voting recommendation on the companies that they later on. जिन कंपनीज में याद रखिए इन्वेस्टर शेयरहोल्डर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी के अंदर, वो कंपनीज में याद रखिए जो शेयरहोल्डर्स हैं या उन कंपनीज के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कांटेक्ट करते हैं ऐसी प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज
फर्म्स के साथ में उनके सर्विसेज को अवेल करते हैं। वो फर्म्स जो हैं वो अपनी एडवाइजरी देती हैं रिगार्डिंग देयर वोटिंग्स। देखो जैसे ध्यान से बेटा, प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विद रिसर्च डेटा एंड रिकमेंडेशंस ऑन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर प्रपोजल दैट आर वोटेड ऑन एट कंपनी एजीएम और ईजीएम। Also comment on governance practices in the companies which help institutional investors take investment decisions। मैं आपको बता दूं, आप अपने मॉड्यूल से अगर ये हाईलाइट कर लेंगे, समझ लेंगे, टॉपिक बहुत इजी है एक्चुअली। देखिए, proxy advisor can be valuable because they fill an information gap, like institutional investors contract with these firms to carry out comprehensive review of the voting proposals। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि वोटिंग प्रपोजल रखा गया एक, आप देख रहे हैं टाइप ऑफ एजेंडा के अंदर, देखिए टाइप ऑफ एजेंडा में आरटीपी के ट्रांजैक्शन है, इसॉप के ट्रांजैक्शन है, ये क्या प्रपोजल्स हैं, इसमें अप्रूवल चाहिए किसी शेयर होल्डर की। अब याद देखो ध्यान से, that investors themselves have neither their time or nor the resources to undertake। In short, many institutional investors, including pension funds, mutual funds, review and perhaps follow proxy advisors recommendations। सर ये proxy advisor कहाँ मिलेगा? याद रखिएगा, मैंने बताया रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लास P ऑफ सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस में proxy advisory के बारे में डिटेल में प्रिस्क्राइब किया गया, डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया यहाँ पर पहले। सो यहाँ पर हमको क्या याद रखना है, बेसिक बात याद रखेंगे, क्या प्रॉक्सी एडवाइजरी यहाँ पर क्या सर्विसेज दे रहा है, रिसर्च डिटेल एनालिसिस करेगा, रिसर्च करेगा, फिर अपनी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और फिर उसके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर्स को हेल्प करेगा रिगार्डिंग देयर वोटिंग्स। नाउ these firms are purpose to evaluate every issue for which corporate proxies are solicited मतलब जिनको सर्विसेज के लिए इनको हायर किया गया है। Their recommendations are, अच्छा यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल वर्ड भी अगर आपको बोलना चाहूँ तो इनके सीधे फंक्शंस को भी हम ध्यान से देखेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ऑफर वैरायटी ऑफ सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एनालाइजिंग द प्रपोजल्स। प्रपोजल का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रपोजल का मतलब है जो भी एजेंडा का आइटम है जिसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल आपको चाहिए, तो वहां पर हम बात कर रहे हैं किसका, प्रपोजल्स। तो प्रपोजल्स को एनालिसिस करना एट जनरल मीटिंग्स एंड रिकमेंडिंग द वोटिंग रीजंस, और इस प्रपोजल पे क्या वोटिंग रीजन होने चाहिए, मतलब फेवर में होना चाहिए, अगेंस्ट में होना चाहिए, सारे प्रो एंड कॉन्स, उसके खास क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, सारे चीजों का एनालिसिस करके ये रिकमेंड करेगी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कंसिस्टिंग बोथ एनालाइजिंग द प्रपोजल एट द जनरल मीटिंग एंड रिकमेंडिंग द वोटिंग डिसीजंस। Help investors to obtain a more considered understanding of different agenda items to arrive at informed voting decisions, allowing them to optimize their own limited resources and cast their votes in timely and informed manner। तो क्या करेगा, help investors to obtain a more considered understanding of different agenda items and to arrive at informed voting decisions। पॉइंट नंबर 2 यहाँ से ब्लॉक कर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। थर्ड कहता है कंसिडरिंग दैट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन मल्टीपल कंपनीज। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस होता है, हर एक कंट्री के अलग अलग हैं। मान लीजिएगा अक्रॉस ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स क्या हुआ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने, तो डिफरेंट लेवल पे जब इन्वेस्टमेंट्स होगी, याद रखिएगा डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्टमेंट होगी, डिफरेंट कंट्रीज में हो रही है, डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स होंगे, उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। साथ के साथ में लैंग्वेज इशू भी आता है। अब मान लीजिए चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जापानीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, फ्रेंच कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, सो कहीं ना कहीं चैलेंज कंपनी सामने आता है कि वो लैंग्वेजेस, जी हाँ, इन्वेस्टर्स को लैंग्वेजेस पे इश्यूज होते हैं। यहीं पर वो प्रॉक्सी जो एडवाइजरी फर्म्स हैं, याद रखिएगा, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ताकि ये लैंग्वेज का जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो या ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को फेस नहीं करने पड़ते हैं। देखिएगा, institutional investors invest in multiple companies in different industry range and across the globe, not feasible for those investors to have informed knowledge of the corporate governance specification of that country. Hence, there may be an inability to understand need and impact of a particular agenda item. Now, due to the cross-border voting, investors may face issues in terms of language of country. These proxy advisors can assist in mitigating the language issues as well. दोनों केस में लैंग्वेज इश्यूज है तो वहां पर भी हेल्प करेगा, एलैबोरेट करेगा,
क्लियरली एक्सप्लेन करेगा कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यू नो कॉर्पोरेट का, आपके वोटिंग राइट्स कैसे एक्सरसाइज होंगे, क्या कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन लेने जा रहा है, क्या इसके प्रो एंड कॉन्स होंगे, अगर इसका इफेक्ट क्या होगा, सारे एस्पेक्ट्स यहाँ कवर करेगा। तो ध्यान से अगर देखें तो मैंने आपको सब बताया, पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ पर दोनों ही प्रपोजल्स को एनालिसिस करना और अपनी वोटिंग रिकमेंडेशन देना। सेकंड करेंगे इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा टू ऑब्टेन द मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट एजेंडा आइटम्स। थोड़ा हमने डिस्कस किया मल्टीपल कंपनी, ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड यू नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को भी लेके यहाँ पे कंसीडर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया आपको यहाँ पर यू नो व्हाट नॉट फीजिबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स टू हैव इन्फॉर्म नॉलेज। अब जब अलग अलग लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो यहाँ पे एक डिफिकल्टी क्या आ जाती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सामने की इंफॉर्मेशन जो कि अलग अलग लेवल पे अवेलेबल है, मतलब बहुत सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन हैं इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग। अब वो डिफिकल्टी बन जाती है कंपनीज के लिए, उन कंपनीज के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, वहां ये अपना पूरा सर्विसेज देगा। इन शॉर्ट बोलूं ना, सिंपल सी बात, प्रपोजल को डिटेल एनालिसिस करना ये काम प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म का है, ठीक है। और याद रखिएगा रिकमेंडेशन है, मैंडेटरी नहीं होता मानना। Now, investors may not in the position to gather information and knowledge about all the companies, hence may not be in the position to take an informed decision while voting. Proxy services industries emerged and expanded with the growth of institutional investors and shareholder activism. Shareholder activism मतलब awareness के बाद से जैसे awareness increase हुई है। Proxy services firms play an important role in proxy voting systems. Firms offer valuable services which includes analyzing a proposal for general meetings and providing voting recommendations either based on their own voting policy or on investors' customized voting policies. याद रखिएगा खुद की वोटिंग पॉलिसीज को भी कंसीडर कर सकती है या फिर इन्वेस्टर्स इनको बताएंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बताएंगे कि या कैसे आपको वोटिंग एनालिसिस करना है, तो इन्वेस्टर्स कस्टमाइज वोटिंग पॉलिसीज। Now, proxy advisors also influence the board decision making. Now, in short, I just want to tell you one thing. ये जब पूरा ये टॉपिक हम डिस्कस किया, इसमें कोर फोकस याद रखिएगा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम यहाँ पे जरूर कोड करके आएंगे, जहाँ पर जो कंपनीज नहीं मैं बता रहा हूँ, चाहे खास तौर से याद रखिएगा मिनर्वा एनालिस्ट इन लिमिटेड का नाम याद रखिएगा। ये फेमस है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये अच्छी फेमस है, इनका आप नाम लिख के आएंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव बनेगा। और सब इन शॉर्ट अगर याद रखिएगा हम बात करेंगे तो उसका मेन फंक्शन क्या है, जहां पर भी कंपनी के मर्जर टॉप यू नो अपॉइंटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं या फिर हम बात करेंगे यू नो एक्विजिशन की या सीईओ की पे की बात करेंगे, तो ऐसे मैटर में जहां पर शेयर होल्डर्स को अपने याद रखिएगा डिसीजन लेने का वक्त आता है तो उस प्रपोजल्स को याद रखिएगा कंसीडर करना होता है, और उस कंसीडर करने का काम जो होगा याद रखिएगा वो आप एडवाइजरी प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज कंपनीज को या फर्म्स को दे देंगे। वो यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करने के बाद में आपको रिकमेंडेशन देगा। और जैसा मैंने अभी आपको डेटा यहाँ पे शो किया था, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रपोजल रहे हैं जहां पर यू नो व्हाट प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स की वजह से एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए शेयर होल्डर्स। ऑलराइट, नाउ if we look at the next topic, that is corporate governance of group entities and subsidiaries. Next हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, आइए, गवर्नेंस ऑफ ग्रुप एंटिटीज एंड सब्सिडरीज। देखिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया में यूजली जो है वो फैमिली ओन बिजनेसेस ज्यादा हैं, ठीक है। जैसे टाटा ग्रुप की हम बात की, आदित्य बिरला ग्रुप की बात किया, गोदरेज ग्रुप का हमने बात किया, रिलायंस ग्रुप का बात की लीजिएगा, ठीक है। यू नो ज्यादातर जो बिजनेस हैं वो हम किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, फैमिली ओन बिजनेस का। अच्छा, यही अब जो बिजनेस हैं यही कहीं ना कहीं ग्रुप फॉर्म में बने हुए हैं, कहीं सारे ग्रुप्स भी बने हुए हैं। अच्छा, जब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये भी फोकस करेंगे, देखिए हमारे टॉपिक में आ रहा है गवर्नेंस ऑफ ग्रुप एंटिटीज एंड सब्सिडीज। फॉर एग्जाम्पल अब भी एक सीधे फॉर्म देखते हैं कि मान लीजिएगा एक कंपनी है, कंपनी मान लीजिएगा ए लिमिटेड और वो बी लिमिटेड को मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्ड कर रही है, मतलब होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। कई बार ये भी ऑब्जर्व करने को मिला है कि इसी के अंदर उसकी और कंपनी है, तो ये याद रखिएगा कहीं बार डायरेक्टली यहां पर और कहीं इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है अदर कंपनीज को। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब हम वर्ड यूज करेंगे गवर्नेंस, तो यहां पर याद रखिएगा जो
शेयर होल्डर हैं कंपनी के और मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, दोनों शेयर होल्डर्स समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के अंदर मेजॉरिटी आ गया ए लिमिटेड का और इसके अंदर जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो हो गया माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो मतलब इस सब्सिडरी कंपनी के लिए गवर्नेंस नॉर्म्स की नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात समझें, सेबी के एलओडीआर के अंदर रेगुलेशंस अगर 24 को आप स्टडी करते हैं तो देखने को मिलता है कि साफ साफ कहता है कि लिस्टेड एंटिटीज को अपनी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी में एक जो भी इस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो यहाँ डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करेगा। सभी एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है। कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होंगे जिसकी वैल्यू मोर देन 10% होगी ऑफ द टोटल रेवेन्यू, इन दैट केस आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी और उसे कंसीडर किया जाएगा बाय द ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। इसके अलावा ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। मटेरियल सब्सिडरी को याद रखिए क्या क्या एस्पेक्ट्स फॉलो करनी पड़ेंगी, क्या केसेस के अंदर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो सारी एस्पेक्ट्स यहां पर गवर्नेंस नॉर्म्स में की जा रही हैं। तो अगर ध्यान से देखें, अ कॉर्पोरेट ग्रुप और ग्रुप ऑफ कंपनीज इज कलेक्शन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कॉर्पोरेशंस एंड देयर फंक्शंस एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी थ्रू अ कॉमन सोर्स ऑफ कंट्रोल इन इंडिया। मोस्ट बिग फैमिली बिजनेस कॉर्पोरेट operate through a group of companies such as Tata Group, Aditya Birla Group, Godrej Group, Reliance Group. There are a number of groups, all right. Controlling a company means having the power to appoint the majority directors or significantly influences decisions. Strategic या operational decisions को significantly influence भी कर सकता है because of controlling sake. Let's understand section 2 clause 27 of Companies Act कहता है control includes right to appoint majority directors, control the management, policy decisions exercised by the person or persons acting individually or in concern, directly, indirectly, including by virtue of their shareholding, management rights or shareholder agreements, voting agreements or in any other manner. ये सेक्शन याद रखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 27 हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया हुआ डेफिनेशन क्लॉज के अंदर। बहुत सिंपल वर्ड में बोलूं तो क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर या मैनेजमेंट कंट्रोल करने का बात हो या पॉलिसी डिसीजन एक्सरसाइज वाला पर्संस पॉलिसी डिसीजन, कंपनी के स्ट्रैटेजी के ऑपरेशनल डिसीजन लेने की पावर इनके हाथ में आ जाता है, ठीक है, कंट्रोलिंग स्टेक की वजह से। नाउ फर्दर इफ यू कंसीडर फॉर द बोर्ड ऑफ होल्डिंग कंपनी, अब गवर्नेंस का जरूरत पड़ेगा ना इधर होल्डिंग कंपनी, दैट द क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट इट शुड बी इन्वॉल्वड इन द गवर्नेंस ऑफ इट्स सब्सिडरी। नाउ द बोर्ड मस्ट एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड ऑब्जेक्टिवली. Holding company often nominates its director or officer as a director on subsidiary company. It is difficult for the board of directors of subsidiary to act in its own interest alone. If director of subsidiary act against wishes of the controlling authority, the risk being removed from the board. अगर ऐसा हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी अपना मर्जी से कुछ कभी काम करना स्टार्ट कर देगा तो याद देखिएगा होल्डिंग कंपनी का पावर है, चलो रिमूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 27 के कंडीशन ऑफ डेफिनेशन में फॉल होते हैं। कौन लोग? होल्डिंग कंपनी के पास जो स्टेक आ जाता है, कंट्रोल स्टेक। As a result of interest group, holding company gets priority over the subsidiary company. Now, I'm just coming, to the point कि क्वेश्चन कहाँ डेवलप हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है, to protect the interest of shareholders of holding company and minority shareholder of subsidiary, certain provision have been put in the place by both Companies Act and SEBI LODR. Comment. ये क्वेश्चन याद रखिए एग्जाम के लिए डेवलप हो सकता है। अब मैं आपको फटाफट समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने देखा होगा बोर्ड की बात होगी, at least one independent director on the board of the director of a listed company shall be director on the board of director of unlisted material subsidiary, including foreign companies. याद रखिएगा, आप जानते होंगे जब भी हम सब्सिडी होल्डिंग सब्सिडी के डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पे स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन दे रखा है फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी बॉडी कॉर्पोरेट्स और ऑल्सो इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट्स। फॉरेन कंपनी को यहां पर कवर किया गया है। तो बोलता है जी सुनो, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड मेटल कंपनी क्या आपका सब्सिडरी है? बोला हाँ। तो लिस्टेड एंटिटी सुनो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट